क्लास मैंने आपको पहले भी बोला था, आई एम योर न्यू टीचर, ओके यू कैन कॉल मी नटन। अब मैं ओल्ड हो गई हूँ एंड एज यू नो इट्स माई फोर्थ नॉट फिफ्थ लेक्चर। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और यस ऑब्वियसली हम लोग आगे IAF ग्रेजुअली पहुँचते जा रहे हैं। तो क्लास इस लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपरेशन के बारे में बताऊंगी। तो ओके फाइन। तो हम लोग आपको मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपरेशन के बारे में बताऊँ। कल उस दिन मतलब कि अभी जो पिछला लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको बहुत 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 एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा ब्रीफ और बहुत ज़्यादा बड़ा सा लेक्चर दिया था ऑन जस्ट वन थिंग दैट इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। मैंने आपको ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में बताया, एवरीथिंग एक एक लफ्ज़ बताया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, वरना फिर आपको समझ नहीं आने वाला। सो आज इस लेक्चर में मैं आपको ट्रांसपायरेशन के बारे में कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है वो बताऊंगी। चलें, आज हम डील कर रहे हैं बहुत चीज़ों से। Let me start. Importance of transpiration. Transpiration plays an important role in the life of plants as it provides the force or tension to pull water and mineral ions up the xylem vessel from the roots to the leaves. Sometimes when water supply is short, more water may be lost from the plants by transpiration then is absorbed from the soil. Such as a condition, the cell loses water. As a result of this, the plant loses their turgor and become flaccid. The plant has the ability to withstand such a condition of it last for a short period, but if such a condition persists for long period, the plant wilts and even die. Transpiration also keeps the cell surface moist, flaccid, and exchange of the gases dissolved. एक फायदा एक नुकसान, ठीक है। फ़ायदा नुकसान मैंने पिछले लेक्चर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्क्राइब किया था। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, जो लाइक होंगे, उनको पता लग गया होगा। सोचें अगर एक पौधे को मुसलसल खुराक मिल रही है, सब कुछ परफेक्टली मिल रहा है, बट एक दिन धूप तेज़ हो जाती है और आप उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ के तो वावे न्यारे हो गए। वो तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, वो बहुत अच्छे से भी बढ़ेगा। वजह ये कि ट्रांसपायरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन पुल लगेगा, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, वही रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी। जब रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी तो वो और ऊंचा एक एक कोने तक जाएगा पानी। सन की एनर्जी भी इसके पास होगी, ताकत भी मिल रही होगी और सब कुछ उसको अवेलेबल होगा। क्लास ट्रांसपायरेशन को मैं समझाने के लिए फिर से वही डायग्राम बना देती हूँ। ये दरख्त है, ट्रांसपायरेशन हो रही है, वाटर पानी मिल रहा है इसको, सन की एनर्जी भी है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। कंडीशन मैं आपको दो दूंगी। पहली कंडीशन ये कि सन है, पानी है, टेम्परेचर है, सब कुछ है, ट्री बड़ा होगा, पानी इसमें ज़्यादा है इस टाइम, लेकिन ट्री बड़ा होगा। ट्री के अंदर जो पानी के अंदर जितने भी सॉल्ट्स वगैरह जा रहे हैं ना उसको, तो वो जल्दी पहुंचेंगे और आसानी से पहले पहुंचेंगे और ज़्यादा उसको मीडियम मिल जाएगा कि वो सरवाइव कर सके। और अगर पानी की अमाउंट ज़्यादा है, अगर पानी अमाउंट ज़्यादा नहीं है तो समझ जाएं गड़बड़ हो चुकी है, ये मुरझा जाएगा। धूप ज़्यादा, सड़ जाता है ना, कहते हैं सड़ गया है प्लांट, तो ये सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेचारा
पानी नहीं मिलेगा, पानी कम होगा। जब पानी कम होगा तो ऑब्वियसली इसको धूप की रोशनी और ये बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर, तो इसलिए ये बढ़ फूल नहीं जाए। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी है, एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये कि अगर पानी है, सब कुछ परफेक्ट मैनर में, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, और जब ट्रांसपायरेशन परफेक्टली ज़्यादा होगी पौधे को पानी अच्छे तरीके से मिलेगा और ताकत भी अच्छे से तरीके से मिलेगी। और अगर ट्रांसपायरेशन कम है, लो है, रेट लो है, तो पौधे को खुराक लेट मिलेगी। और जब लेट मिलेगी तो ऑब्वियसली लेट, जब आप क्लास में भी लेट आते हैं तो आपके साथ टीचर क्या हशर करती हैं और मारती हैं पकड़ के आपको, तो आपको पौधा मारा जाएगा, अपनी जान दे देगा। सो क्लास होप सो ट्रांसपायरेशन हमारा ख़त्म हो गया है। चलें जी, ब्रीफली अब हम स्टोमेटा को पढ़ेंगे। पहले स्टोमेटा को, स्टोमेटा आर वेरी minute opening in the epidermis of leaf. A stomata, singular of stomata, consists of a small central opening surrounded by a pair of modified epidermal sausage-shaped cells called God cells. क्लास इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बात की है, ये है गार्ड सेल्स। ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा असल में ये पत्ता है, इसके नीचे वाले पोर्शन में मौजूद होता है। सांस लेते हुए ये खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। और जब सांस इसको आ रही होती है तो ऑक्सीजन इसको आ रही होती है तो ये खुलता है, बंद होता है। यानी कि जब खुला हुआ होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। एक बात याद रखें, रात के टाइम प्लांट ऑक्सीजन अंदर लेता है और सुबह के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। याद रखें, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, CO2 डार्क में CO2 अंदर जाएगी, और फोटोसिंथेसिस में रात में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और फोटोसिंथेसिस के दौरान में CO2 अंदर जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो गार्ड सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया। गार्ड सेल ये बीन शेप्ड होते हैं, एक लोबिया की दाल जितने की शेप होता है, और ये पत्तों के नीचे मौजूद होते हैं। पत्तों के ज़रिए दरख्त सांस लेता है। एक एक पत्ते को सांस लेने के लिए जब सांस दिन के टाइम चाहिए होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो जब वो अंदर लेगा और रात के टाइम चाहिए होगी तो ऑक्सीजन लेगा। तो स्टोमेटा ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज होता रहता है। ये इसका काम है, ये इसका फंक्शन है। सो क्लास, द गार्ड सेल्स रेगुलेट और कंट्रोल द साइज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग बाय changing their own shape. When the guard cells are turgid, their inner margins curve apart from each other because their inner walls are thicker than the outer ones. Such by curving of inner margins of guard cells are aperture between them opens. On the other hand, the guard cells lose their turgidity. अच्छा, तो एक इनर होते हैं और एक आउटर होते हैं। जो इनर होते हैं, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही होती है ना, एक बार ओपन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया है। मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूँ, कान खोल के सुनिए। फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूँ, खुला, अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड, बंद हुआ, फिर ये अंदर अमल हो रहा है, सेकेंडों में हुआ, और फिर बाहर आया ऑक्सीजन। इसी तरीके से इसके अंदर गार्ड सेल्स का काम बताया है कि ये टर्जिडिटी होती है ना, तो ये अब जब टर्जिडिटी होती है ना, तो वॉल्स जो है ना अंदर की थिक हो जाती है, ये फूल जाता है और ये रिमेन ओपन, खुला हुआ रहता है। अक्सर बंद होने की भी होती है, ये बस खुला रहता है जब टर्जिडिटी आ जाए। टर्जिडिटी मैंने आपको बताया, टर्जिडिटी वो प्रोसेस है जब प्लांट के अंदर पानी भर जाता है और वो फटने के करीब आ जाता है, यानी उसके अंदर और गुंजाइश नहीं रहती पानी एब्जॉर्ब करने की।
याद रखिए, मैं आपको इस टाइम स्टोमेटा के बारे में पढ़ा रही हूँ। स्टोमेटा एपिडर्मल यानी फूलों पत्तों की ऊपर वाली लेयर में या नीचे वाली लेयर में, ऊपर भी होते हैं लेकिन नीचे ज़्यादातर पाए जाते हैं। नीचे तो बहुत ज़बरदस्त इनकी लोकेशन होती है। नीचे वाली पत्ते को उल्टा करेंगे तो उसकी वेन्स नज़र आ रही होती है, रगें नज़र आ रही होती हैं। पत्तों के अंदर भी जो लकीरें होती हैं वो उनकी रगें होती हैं, और वो वहीं से ही सांस लेते हैं और वहीं से ही सांस लेते हैं, बाहर करते हैं, लेते हैं, बाहर करते हैं। तो ये इनका अपना एक अमल होता है। सो क्लास याद रखिए, स्टोमेटा हमारा पास, जैसे हम नाक और मुंह से सांस लेते हैं ना, तो प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए सांस लेता है। याद रखिए। टर्जिडिटी के बारे में बताया, जब ये बर्स्ट होने के करीब होता है या इसके अंदर पानी अब्जॉर्ब करने की गुंजाइश नहीं रहती ना, तो याद रखिए कि ये खुला रहेगा। जब आप बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ शॉपर में कपड़े डालते जाएं, आखिरी में उस बैग, प्लास्टिक बैग के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि वो बंद हो सके, तो वो खुला ही रहता है। तो इस तरह से ये भी खुला ही रहता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गार्ड सेल लूजेस देयर टर्जिडिटी, दे बिकम फ्लैसिड and their inner margins become straightened and come to lie close together. In this way, the stomata is closed. If the stomata are closed, transpiration is mostly completely stopped. जब इसमें ये बताया है कि अंदर की मार्जिन्स जो हैं वो स्ट्रेट। अच्छा, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्जिड हो गया, स्टोमेटा में टर्जिडिटी यानी ट्रांसपायरेशन भी हो रही है, टर्जिडिटी भी हो गई, पूरी फुलफिलमेंट हो गई है पानी की, फिर भी ट्रांसपायरेशन होती जा रही। अब इसके पास गुंजाइश नहीं है और एब्जॉर्ब करने की, तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से स्टैचू हो जाएगा, 1 मिनट के लिए रुक जाएगा और स्टोमेटा खुला का खुला रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आप लोगों को समझना है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी भी है। तो क्लास आप लोगों को मैं बता रही थी, ट्रांसपायरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपायरेशन एक तरह से ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस है। मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया, मैंने आपको ओस्मोसिस के बारे में बताया। डिफ्यूजन हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़ होने को। इसमें डिफ्यूजन का भी काम है, जब ये सांस ले रहा है तो ही सबका अमल हो रहा है। सांस लेना बेहद ज़रूरी है। सांस, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, वैसे ही प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए स्टोमेटा की ज़रूरत होती है। नाक और मुंह से हम सांस ले लेते हैं आराम से, तो ये हमें आराम से स्टोमेटा के ज़रिए सांस अंदर बाहर कर देता है। ठीक है। बड़े बड़े प्लांट्स में ज़्यादा दरख्त होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स में दरख्त नहीं, ज़्यादा पत्ते होते हैं, और जब पत्ते ज़्यादा होते हैं तो फिर वो सांस लेता रहता है। क्लास, आई होप ये आपको क्लियर हो। अब मेजरमेंट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको कहा था मैं करवाऊंगी। चलिए जी, measurement of rate of transpiration. The rate of transpiration can be measured by the method of many, and the rate of transpiration can be measured by many methods. It is generally believed that the rate of absorption of water from the soil is nearly equal to the rate of transpiration of many methods. For the measurement of rate of transpiration, one makes us of protomer, a glass apparatus works to the mentioned principle. क्लास, बेसिकली इस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए या स्टोमेटा को डायग्नोज करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को इस टाइम इजीली बेसिकली सब कुछ अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। ये पद समझाने का मकसद ये है, स्टोमेटा को रिकॉग्नाइज करने का मकसद ये है कि हम अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, हम इसके ऊपर और काम भी करने वाले हैं। क्लास, आप एक बात याद रखें, ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन के लिए अपना एक एपरेटस है, इसको मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स, यहाँ बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारे टूल्स
रिक्वायर्ड हैं और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोमर्स रिक्वायर्ड हैं, प्रोटोमीटर्स रिक्वायर्ड हैं। मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगी। डायग्राम बनाने का बेसिकली ये मकसद है कि एक तरीके से आप लोग भी एक रफ सी डायग्राम बनाना सीख जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते डायग्राम्स पे, तो आप मेरा एक बेसिक मेथड सीख जाते हैं जिस तरीके से मैं डायग्राम बनाती हूँ। फिर आप इसको स्केल या किसी अच्छी चीज़ से लाइन लगाएंगे तो वो आपकी और ज़बरदस्त बनेगी। ओके क्लास, मैं एक बार रीडिंग करती हूँ, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या है ये। ओके, टेक practical work comparison of rate of transpiration by photometer. Okay class, take a leaf shoot and fix it in one of the arm of truly filled water filled photometer. If there are any air bubbles, these should be excluded. All of the connections should be made airtight with the help of Vaseline or plaster of Paris. Now introduce the air bubble into the capillary tube of the apparatus. Place the setup at a well-lit place. As soon as the transcription starts, the air bubble will begin to move along the capillary tube. The rate of movement of the air bubble gives measure of transpiration. Rate of transpiration can be compared under different conditions such as light shade under the fan, away from the fan. क्लास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है। होप आप लोगों को समझ में आएगा और ऑब्वियसली आ ही जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है, ये बहुत आसानी से समझ सकता है एक इंसान। आपको एपरेटस में क्या क्या चीज़ें चाहिए? बीकर, वाटर, ऑयल, रबर प्रेशर, लीफी शूट, ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। ट्रांसपायरेशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। आपको चाहिए एक बीकर जो लैब्स में मिलेगा, आपको चाहिए वाटर पानी, ऑयल तेल, रबर प्रेशर, लीफी शूट। लीफी शूट हम किसको कहते हैं? ऐसा तना कांटावाज। आप लोगों ने अगर आप लोगों के घर में गार्डन्स हैं तो माली भी होगा, अगर माली नहीं तो आप खुद एक माली होंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं खुद एक अपने घर की माली हूँ। अगर आप गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। तो गार्डनर्स क्या करते हैं, माली करते क्या है कि वो जब एक तने को दूसरे तने के साथ जोड़ते हैं ना, तो इसको एक तरीके से काटते हैं, तो वो लीफी शूट कहलाता है। तो वो तना है जो जिसके ऊपर पत्ते पहले से उगे हुए हैं। आपको एक वो पत्ता उगे हुए एक तना चाहिए, ग्लास ट्यूब चाहिए, ये ग्लास ट्यूब है, ये पाइप टाइप, और टेस्ट ट्यूब चाहिए। रबर प्रेशर हम लोग किस लिए इस्तेमाल करें सबको बताऊंगी। आपको ये सारी चीज़ें एक सलीका मंदी से रखनी है, इतनी सलीका मंदी से रखनी है कि ये जो पूरा है ना, पूरा ऑपरेटस फुल कवर्ड रहे, फुल अच्छे से कवर्ड रहे। इसके अंदर एक हवा का रत्ती बराबर भी चांस होना ही नहीं चाहिए। आप अगर इसमें बबल्स बनते हैं तो उसको निकाल दीजिए, इसमें लिखा हुआ है। अगर आपके पास हवा को रोकने के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिकली ऑयल डाला, पानी के ऊपर ऑयल तैरता है, याद रखना पानी सॉल्वेंट है। मैंने आप लोगों को सबको बताया है कि वो अपने अंदर नमक एब्जॉर्ब करता है, वो अपने अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें एब्जॉर्ब कर सकता है, हल कर लेता है, मिक्स कर लेता है अपने अंदर। तो वो ये भी कर सकता है इजीली। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको एक दाना पानी का बुलबुला भी नहीं होना चाहिए एक्सपेरिमेंट होने से पहले। एक पानी का बुलबुला भी नहीं होना चाहिए। और ये सब
फुल सील अच्छे तरीके से बंद पैक होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ भी हवा का आना जाना कुछ भी ना हो। सो क्लास, अब हम ट्रांसपायरेशन को देखेंगे। हम लोगों ने एक एक चीज़ को, सबसे पहले हम लोगों ने ये तना लिया। तना के अंदर इस पूरे इसके अंदर पानी डाला 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 और इसके अंदर ज़रा भी मतलब कि हवा के लिए कोई ज़रा भी पाथ ना रहे, यानी हवा के लिए ज़रा भी जगह ना रहे, तो उसके ऊपर एक रबर प्रेशर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पॉइंट टू इंजेक्ट वाटर बाय हाइड्रोफोबिक सिरिंज। आप ये साइरेज आपने इंजेक्शंस देखे होंगे। इंजेक्शंस के ज़रिए इसके अंदर पानी डाला ताकि इसके अंदर हवा आए ही ना, रत्ती बराबर भी ना आए। सिरिंजेस के ज़रिए ताकि पानी सारा बीकर में भी आ गया, इसमें भी आ गया। फिर इस बीकर के ऊपर ऑयल क्यों डाला? ऑयल इसलिए डाला ताकि इसके अंदर ऊपर एक दीवार आ जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वेसलीन का जिक्र भी इसीलिए हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक मादनियात है जो दीवारें वगैरह बनाने के लिए प्लास्टर होता है ना, वही चीज़ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ये चीज़ है। बड़े बड़े डेकोरेशन पीस वगैरह काम बनाने के काम होता है, बहुत सख्त होता है, इसलिए ये आप उसको सील कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ भी। बस ये एहतियात रखना कि इसके अंदर आपको एयर बबल यानी हवा का बुलबुला नहीं होना चाहिए, वो खुद ही बनेगा। जैसे ही आपने देखा ये एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, तो आप लोगों ने ये चेक किया कि यहाँ पे एक बुलबुला खुद ही निकल आएगा जो आगे बढ़ेगा, आहिस्ता 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 करके आगे बढ़ के इसके पास जाएगा। ये बात क्या प्रूफ कर रही है? ये बात ये प्रूफ कर रही है कि हाँ, ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन जैसी एक चीज़ होती है, ट्रांसपायरेशन जैसी एक चीज़ होती है। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है कि हवा की ज़रूरत होती है और पानी पत्तों तक जा रहा होता है, तो इधर भी उस जड़ या उस शूट या उस तने को ट्रांसपायरेशन की ज़रूरत है और वो ट्रांसपायरेशन हो रही है। हालांकि हमने सारे एपरेटस को बहुत अच्छे से पैक किया, बहुत अच्छे से उसको अच्छे से बंद कर दिया ताकि हवा पास हो ही ना सके, फिर भी अल्लाह ताला की कुदरत देखें, ट्रांसपायरेशन हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि अगर आप इसको, ज़रूरी नहीं है ट्रांसपायरेशन हो की कंडीशंस भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको धूप में रखें, बबल ज़्यादा आएंगे। आप इसको इस पूरे हवा के नीचे यानी किसी पंखे के ऊपर सामने रख दें तो भी बबल्स आएंगे। क्यों आएंगे? ये तो सील है, ये तो आने तो नहीं चाहिए, इसलिए आएंगे क्योंकि पत्तों पे हवा लग रही है, इसलिए आएंगे क्योंकि पत्तों पे धूप लग रही है। और जब पत्तों पे धूप लगेगी, पत्तों पे हवा लगेगी तो ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन का अमल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन को ज़्यादा बनाएगा। ये ऑक्सीजन खुराक, यानी जब फोटोसिंथेसिस होंगे तो ऑब्वियसली फ्रूट्स भी उगेंगे, तो ऑब्वियसली खुराक भी अच्छी उगेगी। तो ये खुराक को और ज़्यादा बनाएगा। और तो ये खाने पीने का जो सामान होगा, मतलब कि जो दरख्त हमें क्या खाने पीने का सामान देते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक बादाम का दरख्त है तो वो खुराक में हमें बादाम देगा, एक सेब का दरख्त है वो तो खुराक में हमें सेब देगा। यही तो अल्लाह की कुदरत है। ट्रांसपायरेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको खुराक मिलेगी, जल्दी मिल जाएगी। ट्रांसपायरेशन 24 घंटे मुसलसल 40 दिन 50 दिन एक इलाके में हो ही जा रही। पानी भी है, 100% फूड है, 100% खुराक है, 100% सब कुछ है। तो ट्रांसपायरेशन हो रही है और होती चली जा रही है। ये बात, ये प्रोसेस, ये अमल ये बात बता रहा है कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए आपको जो फल मिलेगा वो जल्दी मिल जाएगा, इसलिए ये बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ट्रांसपायरेशन हो रही है और पानी नहीं है तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। फिर से बता रही हूँ, जाइलम और फाइलम क्या काम करते हैं। जाइलम
जो खुराक में जो पानी है वो पहुंचाता है, और पानी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो फाइलम एक एक पत्ते तक, एक एक सेल तक, जो सेल तक, जो प्लांट, जो ट्री, जो एक उसके क्या नाम है, एक पौधे के अंदर है, उस तक पहुंचाएगा। क्लास, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक मैंने नया एक्सपेरिमेंट देना है आपको, और आई होप वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।